आज हम हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट 11th क्लास का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है कि भाई जैसे हमने उसमें पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लांक के क्वांटम मैकेनिक्स में कि जो हमारा मैटर है यानी कि वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में डिस्क्रीट अमाउंट में फोटोन्स के रूप में क्वांटम के रूप में क्या करता है एनर्जी का एब्जॉर्ब और एमिशन करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या एविडेंस मिलते हैं, तो वो एविडेंस हमें मिलता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। ठीक है, तो उसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। हो द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेज। ठीक है कि जब मतलब लाइट्स की जो स्पीड है ना वो डिपेंड करती है मीडियम में जिससे वो पास करती है। एज ए रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, कोई भी बीम ऑफ लाइट अपने जो उसका पर्टिकुलर जो एक ओरिजिनल पाथ होता है उससे डेविएटेड या रिफ्रैक्टेड हो सकती है जब हम क्या करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। ठीक है, इट ऑब्जर्व दैट व्हेन ए रे ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वन विद ए लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, देखो इसमें दिखाया गया है कि जब हम एक वाइट लाइट को एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो क्या करती है कि अपनी किस में टूट जाती है डिफरेंट वेव्स में। ठीक है, डिफरेंट वेव्स में बैंड्स हो जाती हैं, डिफरेंट वेव्स में मतलब वेवलेंथ में मतलब बैंड्स हो जाती है जब प्रिज्म में से पास करते हैं हम वाइट लाइट को। ठीक है, और जब प्रिज्म में से पास करते हैं किसी वाइट लाइट को तो वो स्कैटर हो जाती है 7 रंगों में जिसको हम विजिबल रीजन में देखते हैं। ठीक है, तो देखो 7 रंग हमारे होते हैं विबग्योर करके। ठीक है, विबग्योर तो हमें पता है कि विबग्योर के अंदर इधर से इधर चलने पे लैम्बडा इंक्रीज होती है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो शॉर्टर जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो हमारी लाइट होती है वो क्या करती है, शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो कम बैंड होती है और जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइन होगी वो ज़्यादा बैंड होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो वो क्या होगी सबसे कम बैंड होगी, और जो हमारी ग्रीन लाइट है उसकी वेवलेंथ एज कंपेयर टू रेड क्या है शॉर्ट है तो वो ज़्यादा बैंड होती है। ठीक है, तो यही समझा रखा है इसमें कि जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं वो ज़्यादा बैंड होती हैं और जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो कम होती हैं। सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विद ऑल द वेवलेंथ्स इन द विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल रेंज हमें पता है कि वाइट लाइट्स को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 स्कैटर लाइट में हो जाती है 7 कलर्स में, और ये सारे किस रीजन में होते हैं विजिबल रेंज में शो करती है। ठीक है, और इसी स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर बैंड्स को, और इसी को हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लिस्ट वाइल एंड द वॉयलेट लाइट विच हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द मोस्ट। ठीक है, वही चीज़ है कि शॉर्टर वेवलेंथ की ज़्यादा होगी और डेविएटेड होगी, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है तो सबसे वॉयलेट लाइन की वेवलेंथ सबसे कम है तो वो ज़्यादा बैंड होगी, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो वो कम बैंड होती है जब इसको प्रिज्म में से हम क्या करते हैं पास करते हैं। ठीक है, अब देखो द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंज, क्योंकि देखो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट किस में शो होता है विजिबल रीजन में। विजिबल का रेंज क्या होता है, जो रेंज होता है वो कितना होता है विजिबल में विबग्योर यानी कि वायलेट से शुरू होकर रेड तक हम जाते हैं जिसका रीजन होता है फ्रोम
7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्स टू रेड एट 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, है ना। और इस स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। देखो ये जो लाइट है इनके बीच में हमें कोई भी गैप देखने को नहीं मिलता, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस, है ना। इन स्काई में जो रेनबो होता है उसको याद करो, क्या आप पता लगा पाते हो कि यहाँ पे रेड कलर शुरू ख़त्म हो गया, यहाँ से वो येलो शुरू हो रहा है, तो वो एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। कंटिन्यूअस बिकॉज वॉयलेट मर्ज इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन। ए सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड when a rainbow forms in the sky, ठीक है। remember that visible light is just a small portion of the electromagnetic radiation, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे देखी थी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी हमारी, लेकिन विजिबल का एक शॉर्ट पोर्शन होता है, ठीक है, इतना ही पोर्शन होता है। तो बस यही बताया गया है इसमें। उसके बाद क्या लिखा है इसमें, when electromagnetic radiation interact with matter, atoms and molecules may absorb energy and reach to a higher energy state, ठीक है। जब मैटर से कोई भी रेडियो वेव्स इंटरेक्ट करती है तो वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी को, और कहाँ पहुँच जाती है, हायर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। विद हायर एनर्जी स्टेट दीज आर इन ए अनस्टेबल, ठीक है। और वो क्या होती है, वो क्या हो जाती है, हायर एनर्जी गेन करके अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। देखो डेली लाइफ में भी क्या होता है कि भाई हम क्या चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, और हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल, यानी कि मोर स्टेबल लोअर एनर्जी स्टेट, द एटम्स एंड मोलिक्यूल्स एमिट रेडिएशन इन वेरियस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और वो वहाँ से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएंगे, तो वो मेनली क्या करेंगे, वो एनर्जी का एमिशन करेंगे, ठीक है। और जो हम स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देखेंगे उनको, ठीक है। तो अब बात करते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखो जब भी कोई मॉलिक्यूल्स एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है, हायर एनर्जी लेवल में, तो हायर एनर्जी लेवल जितनी उसने एब्जॉर्ब करी है उसको वो रिलीज करेगा, और वो किस में आएगा, हमारे लोअर एनर्जी लेवल में। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, और जो उस टाइम जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड, ठीक है, उनको एक्साइटेड कहते हैं हम। टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी इज सप्लाइड टू ए सैंपल बाय हीटिंग इट और इरेडिएटिंग इट, ठीक है। अब उसने एब्जॉर्ब तो कर ली, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हम एनर्जी को कैसे सप्लाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स एटम्स को, या तो उसको क्या करें, हीट कर दें, या उसके ऊपर लाइट डालें, ठीक है। एंड द वेवलेंथ्स ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एज द सैंपल गिव अप द एब्जॉर्ब एनर्जी इज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी हम एनर्जी जितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट हमने डाली उतनी ही फ्रिक्वेंसी की लाइट क्या होगी, एमिशन होगी, ठीक है। An absorption spectra is like the photographic negative of an emission spectrum. A continuum of radiation is passed through a sample which absorb radiation of certain wavelengths, ठीक है। और हमारा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि मतलब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर या डिस्क्रीट लेवल्स, या मैं बोल दूँ एक पर्टिकुलर फोटोन का एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होगा, एक्साइटेड होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो भी लाइट डाली वो क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो द मिसिंग वेवलेंथ्स विच करस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर लीव डार्क स्पेस इन द ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमने क्या करा, मान लो ये हमने लाइट डाली, ठीक है, इस तरीके की, तो क्या करा, जो हमारा मैटर था ना या एटम था उसने क्या करा, ये वाली एब्जॉर्ब कर ली, ये वाली, तो यहाँ पे इनकी जगह है, यहाँ पे
बीच बीच में क्या बन जाएगा, डार्क लाइन बन जाती है, ठीक है। द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबाउ was continuous as all wavelengths of the visible light are represented in the spectra, यानी कि कंटिन्यूस होता है, ठीक है। बता चुकी हूँ पहले कि सारी विजिबल लाइट्स दिखती हैं उसमें। द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज on the other hand do not show a continuous spread of wavelengths from red to violet। और जब हम गैसियस फॉर्म में किसी एटम को लेते हैं तो वो सारे लाइंस को शो नहीं करता है लेके वॉयलेट से लेके और रेड तक। rather they emit light only at specific wavelengths with dark space between them, ठीक है। और इसकी वजह से क्या बन जाते हैं उनके, जैसे मैंने बताया, डार्क स्पेस बन जाएंगे। और इस तरीके के स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। और हर एलिमेंट्स का एक यूनिक क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। जैसे कि हर आदमी का एक अलग फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरीके से हर एलिमेंट्स का अलग लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं उसकी कि क्या है, ठीक है। अब देखो, एलिमेंट्स लाइक रुबेडियम, सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडेनियम वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से, ये सारे एलिमेंट्स जैसे रुबेडियम, सीजियम, गैलियम, इंडियम, स्कैंडेनियम, इसका क्या करा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स में यूज किया जाता है। द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ किसकी बात करते हैं हम, हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन द H2 molecule dissociate and the energetically excited hydrogen atom produce emit electromagnetic radiation of discrete frequency। देखो, जब हम देते हैं किसी को लाइट, हाइड्रोजन गैस को, तो वो क्या करता है, अपने आयंस में टूट जाती है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स एमिट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और अपने किस में आता है, लोअर एनर्जी लेवल या स्टेबल एनर्जी लेवल्स में आता है, जो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज होती हैं। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरीज। और ये अलग अलग लाइंस को शो करते हैं जिसको नाम दिया गया। सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल जो शो किया था वो बाल्मर नाम के एक साइंटिस्ट ने शो किया था, ठीक है। तो अगर हमें स्पेक्ट्रम लाइंस का पता करना है, स्पेक्ट्रम लाइंस का इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, देन द विजिबल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम फॉर्मूला निम्न यूज करते हैं। देखो, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और वेव नंबर की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या होती है, कि इंटीजर वैल्यू होती है, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये जो n है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2 से ज़्यादा होगी, यानी कि 3, 4, 5 हो सकती है, ठीक है। अब देखो पे क्या होता है, द सीरीज ऑफ लाइन्स डिस्क्राइब्स बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड द बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब देखो, ये डिफरेंट सीरीज होती है हाइड्रोजन एटम्स के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए डिफरेंट सीरीज होती है। तो ये जो फॉर्मूला यूज हम करेंगे, ये कौन सी सीरीज के लिए करेंगे, बाल्मर सीरीज के लिए, ठीक है। इसी तरीके से
क्या होता है, द पाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस आर द ओनली लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन। और पाल्मर सीरीज ही है हाइड्रोजन एटम्स की जो किस में अपीयर होता है, विजिबल रीजन में। द स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटिस, ये साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, तो इनको हम इस फॉर्मूले से भी शो कर सकते हैं इसको किस तरीके से। ये तो बाल्मर सीरीज के लिए हो गए, लेकिन किसी भी सीरीज के लिए करना हो क्योंकि डिफरेंट सीरीज होती है हाइड्रोजन में, तो n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे n1 क्या होगा, 1 या 2 हो सकता है, और n2 क्या होगा, जो हमने n1 लिया है उसमें +1 कर दो तो क्या हो जाएगा, अगर n1 1 लिया है तो n1 +1 कर दो, n1 +2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n2 के बराबर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि n1 से ज़्यादा ही होगा, n2 होगा जैसे। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि जो ये वैल्यू दी गई है 1, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। एंड द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस दैट करस्पॉन्डिंग टू n1 बराबर 1 2 3 4 5 आर नोन एज फर्स्ट सीरीज लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी पाशन और ब्रैकेट और फंड। ठीक है, ये होती हैं लाइंस हाइड्रोजन एटम्स की। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे सीरीज दे रखी है लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड। इसके लिए n1 की वैल्यू लाइमन के लिए 1 होगी, बामर के लिए 2 होगी n1 की वैल्यू, पाशन के लिए 3 होगी, ब्रैकेट के लिए n1 की 4 होगी और फंड के लिए 5 होगी। इसी तरह से n2 कैसे निकालते हैं भाई हम, जो हमने n1 लिया है उसमें +1 +2 करते चले जाओ तो वो उसके लिए क्या होगा, n2 होगा। तो n1 में एक जोड़ो 2 3 4 5, ये क्या होगा हमारा, n2 होगा। बाल्मर के लिए n2 होगा 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, पाशन के लिए 4 5 और ब्रैकेट के लिए 5 6 7 8 और फ्रंट के लिए 6 7। ठीक है, अब देखो लाइमन सीरीज है हाइड्रोजन की, वो कौन से रीजन में होती है, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में, जबकि जो बामर सीरीज होती है ना वो एक अकेली विजिबल रीजन में होती है और सारी किस में होंगी, इंफ्रारेड में। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है डिफरेंट, ये स्पेक्ट्रल लाइन शो कर रखी हैं फॉर हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन हो गई n1 बराबर 1 के लिए लाइमन। ठीक है, ये हो गया बामर, ये हो गया पाशन, ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया फंड, इस तरीके से। ठीक है, तो बामर लाइमन की n1 बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, और n2 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसके लिए क्या होगा कि इसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है अदर देन हाइड्रोजन में। लेकिन एक चीज़ फीचर्स कॉमन होता है क्या, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, हर एलिमेंट्स के लिए यूनिक होता है। एंड देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट्स। ठीक है, और एक रेगुलरिटी शो होती है ईच एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ये था हमारा ये बोर मॉडल्स फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था समझाने के लिए कि देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें तो उसके लिए वेव नंबर्स को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं, 1/λ होता है RH/Z² बराबर 1/n² माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जेड NCERT में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जेड हाइड्रोजन के लिए है तो 1 होता है, इसलिए गायब कर दिया, जबकि एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये होता है n1 या मैं बोल दूँ लोअर वाला और n2 बोल दूँ हायर वाला, और RH की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब देखो लाइमन सीरीज में मैंने बताया कि 1 2 पामर के लिए 2 होती है n1, पाशन के लिए 3 और n2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे कि बामर में थर्ड जो सेकंड लाइन है वो जो बामर सीरीज है उसमें सेकंड लाइन है वो कहाँ से होगी, तो 4 से 2 आने पे क्या होगी, सेकंड लाइन। इसी तरीके से पाशन में 4 5 से 3 आने पे सेकंड लाइन और 4 से 3 आने पे फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज, तो इस तरीके से होगा। ठीक है,
बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए बोर मॉडल दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि जो द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, यानी कि एक फिक्स पाथ में एक सर्कुलर मोशन करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी रेडियस और एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, और इसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी स्टेट टू ए हायर, एनर्जी तब भी उसकी उतनी रहती है जब वो हायर एनर्जी लेवल से, हायर स्टेशनरी से लोअर से जाता है। when required amount of energy is absorbed by the electron और energy emitted when electron was, मतलब क्या करता है कि उनकी फिक्स एनर्जी होती है, लेकिन जब वो हायर टू लोअर टू हायर में जाता है तो एनर्जी का एब्जॉर्ब और एमिशन करता है। ठीक है, और और ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर अमाउंट की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करके वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल्स में जाता है। तो इनका नेचर कैसा नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, जैसा कि हमने देखा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट और स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि भाई ये हमारा कोई राउंड ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इसके ये एनर्जी लेवल्स है, तो हो सकता है कि ये N2 से कहाँ आ रहा हो N1 में, तो हमें इसका एनर्जी डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई, और वो हम कैसे उसको ही निकालने के लिए द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकालने के लिए हमें पता है कि एनर्जी बराबर होती है हमारी एच न्यू, और न्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई बाय एच। ठीक है, ई बाय एच हो जाएगा, लेकिन हमें एनर्जी का डिफरेंस की फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो डेल्टा ई हमारा क्या होता है, वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, E2 से E1 एनर्जी लेवल में, और उसमें किसका भाग देंगे, एच का। ठीक है, अब देखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट, इट कैन बी एक्सप्रेस एज एन इक्वेशन। ठीक है, देखो एक होता है एंगुलर मोमेंटम, एक होता है हमारा मोमेंटम। तो देखो क्या होता है, इससे समझ लेते हैं हम। देखो एक है कोई भी मैटर या एटम्स है जो m मास का है और v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, लीनियर मोशन में गति कर रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ है, उसका इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मास भी होता है और उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, और एक v वेलोसिटी से क्या करेगा, वो भागेगा। ठीक है, रिवॉल्व करेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो mvr, वो क्या होगा हमारा NH/2π, यानी कि क्वांटाइज होता है ये भी। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती है। ठीक है, अब देखो ये हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं nth शेल की। ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब mvr इज इक्वल टू NH/2π, यानी कि ये क्या होता है, क्वांटाइज होता है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है इसकी, किसकी, एंगुलर मोमेंट की। Thus an electron can move only in these orbital for which its angular momentum is integral multiple, और ये फिक्स मोमेंटम वाले ऑर्बिट्स के अंदर ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसका एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल होता है, h/2π का। ठीक है, और इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है, यानी कि फिक्स होता है। रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
टेक प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज वैल्यू टू एंगुलर मोमेंटम टू अनदर, ठीक है। देयरफॉर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई। देखो इसलिए मैक्सवेल क्या बोलता है कि भाई रेडिएशंस फॉर्म होती है, यानी कि फिक्स उसका मतलब सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है फिक्स ऑर्बिटल अलाउ होते हैं, ठीक है। इसके लिए तो ये हो गया यहाँ से। फिर इसके बाद है कि इसमें क्या होता है स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं, ठीक है, कि जिनकी फिक्स एनर्जी होती है, हमने देखा अभी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या मिला हमें, द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n बराबर 1 2 3। दीज इंट्रीगल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। मतलब n1 बराबर 1 2 3 4 5 कितने भी शेल्स हो सकते हैं, ये स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं इसके। द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस एज, रेडियाई को हम एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए नोट से देते हैं। ए नोट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर में होती है, ठीक है। दस द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशन कॉल्ड द बोर ऑर्बिट, ठीक है, इज 52.9 मीटर पिकोमीटर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि हम इसकी जो ये तो एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ये 2 माइनस E1, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें कि रेडियस क्या होगी, तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है इसका 0.29 एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ पे एन स्क्वायर है नंबर ऑफ शेल, जेड है एटॉमिक नंबर और एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो आर एन बराबर यहाँ पे 0.529 यही हमारी क्या कहलाती है आर नोट, और एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर नोट को ही हम ए नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो ए नोट क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम रेडियस निकालते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है, इसकी एनर्जी होती है स्टेशनरी स्टेट्स में, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हम कैसे देते हैं, माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आर एच यहाँ पे हमें पता है रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट आल्सो कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट इज E1 कितनी होगी, क्योंकि एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिटर के लिए हमारा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट फॉर n बराबर 2 के लिए करेंगे तो कितनी आ जाएगी, -0.54 इंटू 10⁻18 जूल। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसकी एनर्जी डिफरेंट उसकी, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी इज टेकन, और जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाता है तो उसकी एनर्जी हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक है, जीरो लेते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, ठीक है। कि किसी भी एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट पे हमने क्या भेज दिया, उस इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया, यानी कि न्यूक्लियस के चंगुल से बचा लिया उसको, ठीक है। इसलिए जब कोई भी when the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit n, the energy is emitted and its energy is lowered, क्योंकि देखो हमने बोला E2 माइनस E1 होता है, तो जब वो एमिट करेगा एनर्जी तो उसके लिए E2 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी जब वो एमिशन शो करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा होगी, और E1 की वैल्यू कम होगी तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। जबकि जो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो E2 की वैल्यू हमारी नहीं, मतलब जो एमिट करेगा तो E2 की वैल्यू क्या होगी हमारी कम होगी, और E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा एमिशन के थ्रू। और जब एब्जॉर्ब करेगा तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, E1 की कम होगी, तो कैसा आएगा पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हम ओवरऑल मतलब एमिशन के लिए हम क्या लगाते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं एनर्जी पे, ठीक है। और इनफाइनाइट पे उसकी एनर्जी हम कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। तो बोर्स थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और ये बोर थ्योरी है वो एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स पे अप्लाइड होती है, ठीक है। उसकी एनर्जी हम इस फॉर्मूले से देते हैं। एक एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इंटू Z² अपॉन N², किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में, ठीक है। ये भी हो सकता है। और इसकी रेडियस हमें पता ही है, N²/Z से दे सकते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से, ठीक है। और इसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस पे तो वो बढ़ती जाती है, और डिक्रीज विद इंक्रीज ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेलोसिटी क्या होती जाती है उसकी, कम होती जाती है, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमें पता है कि हमने मतलब डेल्टा ई निकाला था, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो हमें पता है कि डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू, और एच सी अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इसकी जगह क्या लिख दो, आर एच, डेल्टा ई हमने निकाला था जो हाइड्रोजन एटम्स के लिए लाइन स्पेक्ट्रम के लिए, वो क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितनी होती है, RH/NF² माइनस RH/NI², वेयर NF और NI फाइनल एंड इनिशियल ऑर्बिट एनर्जी। तो डेल्टा ई हम निकालते हैं RH अपॉन, लिख के RH कोमा ले लो, और N फाइनल का स्क्वायर माइनस N इनिशियल का स्क्वायर। RH की वैल्यू हमें पता है इतनी होती है, और N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालने के डेल्टा ई में किसका भाग दे देंगे, H का। तो यहाँ पे H की वैल्यू रख के, और ये हमें फ्रीक्वेंसी निकल जाती है हमारी। इसी तरह से वेव नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, वेव नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय C कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे वेव नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जैसा कि मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन के लिए NF ज़्यादा होगा N1 का, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जबकि एमिशन में NI ज़्यादा होगा NF से, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन होगी, और ये किस पे डिपेंड करेगा, द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब और एमिटेड, ठीक है। इस तरीके से अब देखो ये क्वेश्चन हैं, ये हम कर सकते हैं, वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में। उसके बाद बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल की लिमिटेशन क्या है कि ये तो एक ओनली किस पे, ये जैसे फेल हो गया कि कई बार हाइड्रोजन में डबलेट शो होता है, मतलब छोटी छोटी 2 लाइनें, तो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा ये मॉडल क्या नहीं कर पाया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को तो कर पाया, लेकिन जो हीलियम एटम है या अदर हाइड्रोजन से अदर एटम से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये नहीं कर पाया कि जब हम उसके अंदर क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते में स्प्लिट होना जीमान इफेक्ट कहते हैं जिसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होना स्टार्क इफेक्ट, तो उसको भी नहीं कर पाया। और ये एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, ये भी बोर मॉडल हमारा नहीं समझ पाया था, तो इसलिए क्या हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। अब देखो टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम्स, अब ये फेल हो गया, तो उसके बाद हमारा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स की तरफ। तो इसमें क्या होगा कि 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट विच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सच ए मॉडल वर,
एक तो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसमें मेन रोल फॉलो करता है। ठीक है, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या, अब तक हम पढ़ रहे थे कि वेव का नेचर क्या होता है, ड्यूल होता है, लेकिन सबसे पहले डी ब्रोगली ने बताया कि मैटर रेडिएशन के लायक भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल्स के नेचर भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो डी ब्रोगली 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave-like properties. This means that just as the photon has momentum as well as wavelength, उसी तरीके से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका भी मोमेंटम होगा और साथ में क्या होगा, वेवलेंथ होगी। और वेवलेंथ और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है वो किसने दिया, हमारे डी ब्रोगली ने। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, हमें पता है कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एम वी होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच अपॉन एम वी। ठीक है, और एम वी को ही हम क्या बोलते हैं, पी, यानी कि मोमेंटम। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर हो गया, देखो हमने पढ़ा है ई बराबर एच न्यू। ठीक है, और एच अपॉन सी अपॉन क्या होता है, लैम्बडा, तो यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, देखो। ठीक है, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमने यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बाई ई, एच सी अपॉन बाई ई, और यहाँ पे एक मोमेंटम लेते हैं हम जिसका मास m और v होता है, तो इसको h अपॉन लैम्बडा h अपॉन एम वी से निकालते हैं और एम वी को ही हम p कहते हैं। तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया निकालने का। ठीक है, तो इस तरीके से कि भाई ये दोनों तरीके का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, बट दोनों को एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मान लो हमारा यहाँ पे घूम रहा है, तो हम उसको एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए इस पर क्या डालेंगे, लाइट डालेंगे, और जैसे ही लाइट डालेंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो एक समय में दोनों चीज़ें नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पोजीशन में और मोमेंटम में जो हमारा अनसर्टेनिटी है वो किसके बराबर होगा, एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को हम एम वी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और एम वी क्या होता है, डेल्टा वी होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वी अगर हम निकालना चाहें तो ये m यहाँ आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल का, h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, अब ये हो गया इस तरीके से। अब उसके बाद क्या होगा कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंट ये है कि ये क्या करता है, इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रांजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, है ना, डेफिनेट एग्जिस्टेंस का पता कर पाते हैं हम। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल। मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है, माइक्रोस्कोपिक के लिए है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा, तो ये दे रखा है तो उसको रख के हम निकाल सकते हैं। अब देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी और डेल्टा ऑब्टेन इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज इनसिग्निफिकेंट, देयरफॉर वन मे से दैट इन डीलिंग विद मिलीग्राम साइज और हैवियर ऑब्जेक्ट द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशंस एंड वेलोसिटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी आएगी, 10⁻⁻14। अब देखो अगर हमें इसकी टोटल वैल्यू पता चल गई और हमें क्या दे रखा हो, हमें दे रखा हो अनसर्टेनिटी इन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लोकेशन में जो है 10⁻⁸, तो यहाँ से हम अनसर्टेनिटी ऑफ
वेलोसिटी निकाल सकते हैं। टोटल कितना होता है हमारा 10⁻⁻14 को 10⁻8 से कर दो तो ये आ जाएगा इसका वेलोसिटी के वेलोसिटी बताएगा अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी, कि भाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, पर प्रोबेबिलिटी जहाँ पे पाए जाने की होगी यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये कर सकते हैं हम। रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कि भाई क्या देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट और एनर्जी और सब कुछ लोकेशन वगैरह पर्टिकुलर होता है, लेकिन ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद आने के बाद फेल हो गया। उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी हम नहीं बता सकते, तो इसलिए ये बोर मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब हमारा अगला आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, फिर क्वांटम मैकेनिकल वाला आया। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम, अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपनी।